आपने बताया कि सबसे बड़ा जो दल अभी भी है वो अभी भी एनडीए ही सबसे बड़ा दल है। अब इसके बाद जो है वो तुरंत 4 महीने के अंदर चुनाव है। आपका हरियाणा में चुनाव है, महाराष्ट्र में चुनाव है, और हमने महाराष्ट्र में लोकसभा का हाल अगले 2 महीने बाद दिल्ली में भी है, उसके अगले महीने 2 महीने में। तो दिल्ली में तो ऐसा कोई खास परिवर्तन नहीं है, सातों के सातों सीटें वो लोकसभा में उनको गई है, और दिल्ली वालों का मूड थोड़ा अलग रहता है विधानसभा में। लेकिन ये जो, क्योंकि 5 हरियाणा में भी हमने देखा 5 कांग्रेस की और 5 बीजेपी की है, और वैसे ही हमने महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र में तो उस तरीके की बात है। तो विधानसभा पे असर पड़ेगा इसका, महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों ही जगह पे? निश्चित रूप से पड़ेगा जी, क्यों नहीं पड़ेगा। अब बीजेपी के लिए नेगेटिव पॉइंट साबित होगा। देखिए, अगर हम दोनों स्टेट को अलग अलग इवेल्युएट करने की कोशिश करें तो हरियाणा में क्या हुआ है कि इस बार जो 5 सीटें कांग्रेस जीती है जी, मेरा अपना जो आकलन है वो बड़ा सीधा सा एक ही पॉइंट पर जाकर रुक जाता है कि ये कांग्रेस की जीत नहीं है। हरियाणा में जो 5 एमपी कांग्रेस की जीत कर आए, ये भाजपा की हार है, और वो हार उसको झेलनी पड़ी है जाट मतदाताओं की नाराजगी की वजह से, जिन्होंने गोलबंद होकर साइलेंटली पूरे हरियाणा के अंदर काम किया, सभी लोगों को इकट्ठा किया। क्योंकि आप देखिए, जब से खट्टर जी बनकर आए, मनोहर लाल खट्टर बने यहाँ के मुख्यमंत्री जी, उन्होंने क्या किया, जब भाजपा ने उनको मुख्यमंत्री बना दिया नॉन जाट के रूप में, तब भी भाजपा के पास अपने जाट थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जिनको वो बना सकते थे, लेकिन भाजपा ने अपना प्रयोग जो मोदी जी हमेशा करते हैं उन्होंने किया, वहां पर खट्टर जी को बनाया। खट्टर जी ने उस पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा को बड़ा क्लियरली डिमार्केट कर दिया कि जैसे कहते हैं 36 कौम है, हाँ, 36 कौम वर्सेस जाट हो गए, तो 36 कौम में से एक कौम निकाल दी, जाट बाहर हो गए। उन्होंने बाकी 35 कौम जो है कंसोलिडेट करी। नो डाउट खट्टर साहब ने बढ़िया काम किया, बिना पर्ची बिना खर्ची की सरकार भी चलाई, जो एलिजिबल कैंडिडेट्स थे उनको नौकरियां भी दी, सिर्फ जाटों को ही नौकरियां जाटों को भी मिली। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सब वहां पर भी रहा। लेकिन हरियाणा पूरी तरह से 2 भागों में विभक्त हो गया, जिसका एक आपको कहिए जो सेमीफाइनल आपने देखा वो 2019 में देखा, जबकि 47 सीटों पर बैठी हुई भाजपा की सीटें कम होकर 40 पर आ गई। 40 भी बड़ी मुश्किल से हुई, तब जजपा के साथ इनको अलायंस करना पड़ा जी, और इन्होंने अपनी सरकार बनाई। 5 साल सरकार, 4.5 सरकार चल गई। अभी उनको हटा के नायब सिंह सैनी को ले आए, ये भी इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि सैनी समाज हरियाणा का वहां का हो जाएगा। लेकिन उस सारे में जो जाट मतदाता, पर्टिकुलरली मैं सिर्फ और सिर्फ हरियाणा के जाट की बात कर रहा हूं जी, वो जाट मतदाता जो था, वो जाट मतदाता को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कंसोलिडेट किया। बिल्कुल सीक्रेट मीटिंग्स हुई जाटों की अंदर, कोई खाप की तरह से, जैसे वो बहुत हो हल्ला करके करते थे, जो एक जाट या गुर्जर आंदोलन पहले चला करता था, वो सीक्रेटली उन्होंने पूरे जाट कम्युनिटी को इकट्ठा किया, और उन्होंने कहा भैया जाटों की अस्मिता, या जो हमारी, देखिए जाट को क्या है, एक होता है मार्शल कौम है, हाँ। जाट जो है इनको चौधराहट पसंद है कि भाई चौ साहब, 4 लोग बोल गए चौ साहब नमस्कार जी, चौ साहब राम राम जी, जाट खुश, चौधरी साहब खुश हैं, ठीक है। वो चौधराहट जो उनकी चली गई। अब ये थोड़ी कि सारी नौकरियां उन्हीं जाटों को मिलती थी, पहले भी बाकी एलिजिबल कैंडिडेट्स को भी मिलती थी। खट्टर साहब के टाइम पे बाकी लोगों को ज्यादा मिल गई, मतलब तो आप लेकिन जाटों की जो चौधराहट खत्म हुई उसको उन्होंने बड़ा सीरियस नोट पर लिया, और जितने भी और लोगों को वो लोग मिला सकते थे, प्लस वो मतदाता उन्होंने आइडेंटिफाई किए, वो कम्युनिटीज उन्होंने आइडेंटिफाई करी सीट टू सीट, जो कि खट्टर साहब से नाराज थे। खट्टर साहब से नाराज आम जनता हो या ना हो, लेकिन भाजपा का हरियाणा का कार्यकर्ता, आप कहीं भी आज सर्वे कर लीजिए, अगर आप ईमानदार सर्वे करेंगे तो मनोहर लाल खट्टर जी, बावजूद इसके कि उन्होंने अच्छा काम किया सरकार के में, भाजपा का कार्यकर्ता पूरी तरह से उनसे छिटका हुआ था, नाराज था। क्यों? जो भाजपा में कल्चर सेंट्रल लेवल पर आया कि जो भाजपा के नेता थे वो आम जनता और आम कार्यकर्ता से दूर होते चले गए, कॉर्पोरेट कल्चर आ गया। आज भाजपा मुख्यालय में भी जाइए तो आपको यूं लगेगा पता नहीं मैं किसी एमएनसी के ऑफिस में आया हूं, साहब आप पहले जाइए, सिक्योरिटी गार्ड मिलेगा, सिक्योरिटी गार्ड ये करेगा। जबकि भारत की राजनीति ऐसी नहीं है।
भारत की राजनीति में अगर आप हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में देखो तो आप देवीलाल जी से लेकर, चौटाला से लेकर और बाकी जितने भी, इवन भाजपा की बात करो तो भाजपा में भी डॉक्टर मंगल सैन हुआ करते थे। आज भी भाजपा के जो एमपीज हैं, जैसे राव वीरेंद्र सिंह की आप बात करो, इनके दरवाजे कार्यकर्ताओं के लिए 24 घंटे खुले हैं। कार्यकर्ता जाता है, मिलता है। तो खट्टर साहब से भाजपा के कार्यकर्ता का मिलना ही दूभर हो गया था, और ऐसे वो झिटक देते कि जैसे पता नहीं उनके पास उनके कोई खेत मांगने आ गया कि भाई खेत मेरे नाम लिख दो। ऐसे खट्टर साहब नाराज हो जाया करते थे। तो वो जाटों का जो गुस्सा है वो कंसोलिडेट होके भाजपा की 5 सीटों पर हार का कारण बना। अच्छा। अब रही बात आप महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र की, अगर आप मुझे समय दे तो महाराष्ट्र का भी थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। हाँ। तो अगर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं, हाँ। तो महाराष्ट्र में भाजपा की हार का एक कारण नहीं, कई कारण है। अच्छा। भाजपा वहां पर जो अच्छी खासी चल रही थी, कोई जमाना था भाजपा वहां तीसरे या चौथे नंबर की पार्टी हुआ करती थी। बिल्कुल। कांग्रेस थी, एनसीपी थी, शिवसेना थी, और शिवसेना के छोटे भाई के नाते भाजपा हुआ करती थी। धीरे धीरे समा बदला। कुछ प्रमोद महाजन के टाइम पर उन लोगों ने मेहनत करी, अटल जी के टाइम पर उन्होंने मेहनत की, गोपीनाथ मुंडे के टाइम पर उन्होंने मेहनत करी। फिर उसके बाद दौर आया अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी का, तो उन्होंने जो वहां की राजनीति बदली और भाजपा को वहां पर नंबर 1 की पार्टी बनाया। तो वो पार्टी बनाने के बाद उसको सबसे बड़ा सेटबैक उस समय पर लगा जिस समय उद्धव ठाकरे ने जिद पकड़ी कि भाई मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। अब गठबंधन धर्म की एक उसके चलते मैं आज भी मानता हूं कि उद्धव ठाकरे का वो डिमांड वो मांग जो थी वो गलत थी, या उनको वो वाली जिद नहीं करनी चाहिए थी। गठबंधन तब भी बढ़िया चलता, अभी तक भी बढ़िया चलता रहता। लेकिन उसके बाद जिस तरह से इन्होंने शिंदे को तोड़कर अपने पास लेकर आए, ठीक है, इन्होंने विभाजन कर दिया शिवसेना का। शिवसेना के विभाजन के बाद इन्होंने सरकार बना ली, सरकार बढ़िया चल रही थी। तब आप मुझे बताइए, जो सरकार अच्छी खासी बढ़िया चल रही है उसमें फिर दोबारा से एनसीपी को ब्रेक करके एनसीपी को लाने का क्या मतलब था? क्या मतलब? वो भाजपा का सबसे बड़ा गलत कदम था। भाजपा वहां पर एक मराठा नेतृत्व देना चाहती थी, जिसके चलते उन्होंने शिंदे को, शिंदे है ना, क्या नाम है? हाँ, एकनाथ शिंदे, कोई बात नहीं। जिसके चलते उन्होंने शिंदे को वहां का मुख्यमंत्री बनाया। ठीक है, लेकिन वो मराठा राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए जो भाजपा के पास अपने जो मराठा लीडर्स थे उनको उन्होंने दरकिनार किया। कभी देवेंद्र फडणवीस को आगे बढ़ाने की कोशिश की, फिर देवेंद्र फडणवीस एक मुकाम पर पहुंचे तो देवेंद्र फडणवीस के भी पैर खींचना शुरू किया। तो ये जो उहापोह की स्थिति लगातार चलती रही, और साथ ही उद्धव ठाकरे एट द सेम टाइम एक जो शिवसेना का कोर वोटर था उसमें अपने प्रति एक सद्भावना जगाने में कामयाब रहे, एक सहानुभूति जगाने में कामयाब हो गए। वो मौका उनको भाजपा ने ही दिया, एनसीपी गुट को इधर ला करके। बिल्कुल, एनसीपी जो इन्होंने एनसीपी भी तोड़ी, शिवसेना भी तोड़ी, तो वहां की जनता में एक क्लियर मैसेज गया कि भाई ये आखिर चाहते क्या हैं। अगर ये सरकार चल रही थी, भाजपा के पास देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के पास हमेशा से एक अगर कहीं अनार्की चल रही है या राज्य सरकार कुछ गलत काम कर रही है या देश हित के खिलाफ कुछ काम कर रही है, तो उनके पास राष्ट्रपति शासन लगाने का विकल्प हमेशा मौजूद था। जो कि उन्होंने पता नहीं कौन सा रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में ना महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाया, जिस टाइम पर वहां पर खूब उठापटक चल रही थी, ना इन्होंने कभी वेस्ट बंगाल में लगाया राष्ट्रपति शासन। बिल्कुल। तो उसी का नतीजा है जो आज महाराष्ट्र में ये वाला सेटबैक भाजपा को लगा है। तो हमने बात करी हरियाणा के ऊपर, हमने बात करी महाराष्ट्र के ऊपर। सर अब आखिरी में हम लोग चाहेंगे कि अब थोड़ा बंगाल पर भी विश्लेषण आप थोड़ा कर दीजिए, क्योंकि जब मैं जिन लोगों से बात करी तो वो ये बोल रहे थे कि ममता बनर्जी का जो मुस्लिम प्रेम है वो इस बार उनको जो है वो घातक साबित होगा। हिंदू जो निकल करके वोट करेंगे, प्रधानमंत्री को इस बार निकल करके वोट करेंगे, कहाँ पे गड़बड़ हो गई? मतलब बंगाल के, मैं बताता हूँ जी, बंगाल में बेसिक गड़बड़ सिर्फ एक कारण से हुई। बंगाल का मतदाता भाजपा को वोट देने के लिए तैयार बैठा था, वहां की महिलाएं हो या पुरुष हो, लेकिन जितना भी हिंदू जनमानस था, हिंदू वोटर था, यानी कि बहुसंख्यक वर्ग था, वो मोदी जी को
दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए बम्पर वोट देने के लिए तैयार बैठा था। और जितने भी ये सर्वेज आ रहे थे, या एग्जिट पोल की मैं बात नहीं कर रहा, ओपिनियन पोल्स की या सर्वेज की बात कर रहा हूँ, जो धीरे धीरे बढ़ाते हुए चले गए कि शुरुआत हुई 18 से, बीजेपी 20 हो सकती है, फिर किसी ने कहा 22 हो सकती है, बाद में ये हो गया 30 हो सकती है, ऐसे ऐसे लोगों ने नैरेटिव वहाँ से निकाल कर दिए। तो वो उस हिंदू जनमानस के ऊपर जब टीएमसी के गुंडों ने वहाँ पर हमले शुरू किए, तो भाजपा जो विधानसभा चुनाव के समय उनको एक दिमाग में होता ना एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, कि भाई कहते हैं ना, जा यार भिड़ जा, चिंता मत कर, मैं बैठा हूं, ये होते हैं ना ये सेंस, किसी को भी लगे। तो वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी भाजपा ना तो अपने कार्यकर्ता को दिला पाई, ना वो वहां के वोटर को दिला पाई। आज वहां का वोटर क्या, पूरा देश ये अपेक्षा मोदी जी से करता था। ऐसे बहुत से मौके आए, पोस्ट पोल वायलेंस जो विधानसभा चुनाव के बाद हुआ, संदेश खाली हुआ, वहां पर राष्ट्रपति शासन लग सकता था। पूर्व का इतिहास रहा है, कांग्रेस ने कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाकर चुनी हुई सरकारों को बिना किसी कारण के बर्खास्त कर दिया था। यहां पर तो लेजिटिमेट रीजन था, उसके बावजूद वहां पर राष्ट्रपति शासन नहीं लगा। केंद्रीय बल वहां पर गए, लेकिन उनकी संख्या भी इतनी मात्र नहीं थी। मैं कह रहा हूं, अगर वहां पर इतनी, जब आपके पास इंटेलिजेंस की खबरें थी, जब अखबार वाले और यूट्यूबर्स और टीवी चैनल्स दिखा रहे थे कि वहां पर अभी इतनी हिंसा हो रही है और भाजपा समर्थकों को गर्दन काट काट कर ले जाया जा रहा है, तो क्यों नहीं वहां पर सेना के साए में चुनाव करवाए गए? क्यों नहीं ये निर्णय लिया गया? बिल्कुल नहीं लिया गया। अब कहते जी वो निर्णय तो जी चुनाव आयोग लेगा। तो भाई चुनाव आयोग को आप डिमांड तो कर सकते हो। प्रधानमंत्री के मौन रहने पर अगर कांग्रेस भागी भागी चुनाव आयोग के पास जा सकती है कि प्रधानमंत्री मौन नहीं रहेंगे या वहां पर कैमरा नहीं जाएगा, तो वहां पर इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही थी, भाजपा का कोई प्रतिनिधिमंडल जाकर मिला चुनाव आयोग से कि वहां पर सेना भेजिए? कोई नहीं गया। तो जो हिंदू जनमानस, जो हिंदू वोटर, जो भाजपा को वोट देना चाहता था, उसके दिमाग में जब तृणमूल कांग्रेस के गुंडे आकर ये बोलते थे कि भाई रहना तो तुम्हें यही है, जीत गए तब भी मारेंगे, हार गए तब भी मारेंगे, या हमें वोट नहीं दिया तब भी मारेंगे, तो अपनी जान, अपना जान माल, अपना परिवार कोई नहीं गंवाना चाहता। पिछली बार ऐसे पूर्व में एक नहीं दसियों ऐसी घटनाएं हुई जब भाजपा वहां पर उनकी रक्षा कर सकती थी। भाजपा के नेताओं ने, ना प्रदेश नेतृत्व ने और ना ही केंद्रीय नेतृत्व ने वहां जाकर उनकी हेल्प करने की कोशिश की। नड्डा जी को याद करिए, जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष, जब पोस्ट पोल वहां पर वायलेंस हुए, बहुत सारी हत्याएं हो गई, महिलाओं के साथ बलात्कार हो गए, 1.5 लाख लोगों ने आसाम में जाकर पलायन कर लिया, तो जेपी नड्डा जी यहां से प्रतिनिधि मंडल लेकर जाते हैं जी वहां पर, और एक एयर कंडीशन हॉल में दिन भर का धरना करते हैं, वहां पर चाय पकौड़े खाते हैं और शाम को उठ के चले आते हैं। तो आप वहां के मतदाताओं को क्या संदेश दे रहे हो? वहां का आपका जो कार्यकर्ता, आधे से ज्यादा कार्यकर्ता तो आपका इंपोर्टेड है, जो आप बाहर से खींच कर लेकर आए हो। तो ऑब्वियसली उनके बहुत सालों के संबंध टीएमसी के साथ भी हैं, सीपीआई के साथ भी हैं, कांग्रेस के साथ भी हैं, और वहां जो लोकल गूंज हैं उनके साथ भी हैं। तो वो भाजपा का कार्यकर्ता जो मतलब बाई रूट, जड़ों से जो भाजपा से नहीं जुड़ा हुआ, जो आयातित है, तो आपने उससे कैसे अपेक्षा कर ली कि वो इस मामले में भाजपा की सहायता करेगा? नहीं करेगा। और जो भाजपा का ओरिजिनल कैडर वहां पर था, उस कैडर को आपने कभी भी इतनी छूट नहीं दी, इतनी सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं दी। जब केंद्र में आपकी इतनी मजबूत सरकार है, एक बार 282 की सरकार है, एक बार 303 की सरकार है, आपको किसी की सहायता की दरकार नहीं है। आज जो गठबंधन की हम बात कर रहे हैं, तो आपने वहां पर राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाया? अगर वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया होता, वहां की जनता में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती, या राष्ट्रपति शासन के तहत वहां पर चुनाव हुए होते, तो नतीजे कुछ और आते। जो एग्जिट पोल में दिखाए जा रहे थे शायद वो भी हो सकते थे। बिल्कुल हो सकते थे। अच्छा।